आज हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो विषय है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे ही चर्चा प्रारंभ होती है तो एक सवाल आता है कि हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में क्यों बांटा जाए। तो हिंदी साहित्य हजारों वर्षों में फैला हुआ है, विपुल साहित्य है इसका। किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि बिना कालखंडों में बांटे हुए हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जा सके। यानी सुविधाजनक अध्ययन के लिए हम लोग हिंदी साहित्य को विभिन्न कालखंडों में बांटते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये लगती है कि साहित्य के अंदर जो चेतना होती है, जो अंतर्निहित चेतना होती है, उस चेतना में बदलाव होता है, उसका विकास होता है और उसकी पहचान भी हम लोग कालखंडों में बांटकर जब देखते हैं साहित्य को तो इससे उसकी पहचान होती है। फिर विभिन्न तरह की परंपराएं समाज में चलती हैं, तो उन परंपराओं के उत्थान और पतन की पहचान भी जब बांटते हैं तो उससे हम लोगों को उसकी होती है। और तीसरी बात ये होती है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। जो लेखक हैं, कवि हैं, परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण करते हैं, समाज से वो ग्रहण करते हैं प्रभाव, और उसके आधार पर जो बदलाव होता है उसकी पहचान भी हम काल विभाजन के द्वारा देख सकते हैं। हिंदी में जो प्रारंभिक कृतियां थी, इतिहास की कृतियां, इतिहास में जिसका जिक्र आता है, चाहे वो 84 वैष्णवन की वार्ता हो, 252 वैष्णवन की वार्ता हो, भक्तमाल हो, कालिदास हजारा हो, तो इसमें प्रवृत्तियों की पहचान ही नहीं है, कोई कालक्रम नहीं है। सिर्फ कवियों के वृत्तों का संग्रह किया गया है, एक तरह से सूचनाएं हैं, सूचियां हैं, लेकिन काल विभाजन नहीं है, क्योंकि काल की पहचान ही नहीं है। बल्कि इसके आगे भी बढ़ते हैं। जो फ्रेंच विद्वान आते हैं, गार्सा दतासी, तो उनकी जो पुस्तक है, तो उस पुस्तक में वर्णों के अनुसार, अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार कवियों की सूची है। यहाँ भी कोई कालक्रम नहीं है, काल का जिक्र नहीं है, प्रवृत्तियों की पहचान नहीं है। और ये 2 भागों में आता है। किताब काफी मोटी है, बहुत मेहनत करके जमा की गई है कवियों की सूची को। इसके बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सरोज को लेकर 1883 में ये किताब आती है और इस किताब में भी काल विभाजन करके बहुत कुछ नहीं है। हाँ, ये कोशिश हुई है कि कवियों की जन्म की तिथियां और मृत्यु की तिथि और कुछ पहचान करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग इसको ये नहीं मान सकते हैं कि इसमें काल को विभाजित किया गया है। और इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। ये अंग्रेज थे और इन्होंने किताब लिखी है, आप देख रहे हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की किताब आती है। दरअसल इन्होंने भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण के क्रम में ये चीज़ें उनको प्राप्त हुई थी। तो उनमें पहला जो विभाजन है वो चारण काल के नाम से है और चारण काल को इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना है। 700 ईस्वी जो ये मान रहे होते हैं तो उस समय बौद्धों का भी साहित्य है, जैनियों का भी साहित्य है। और जो चारण काल कहते हैं, ये कवि राजा के दरबार में चले गए थे और वहाँ जो उन्होंने कविता लिखी, श्रृंगार की या वीर की, तो उसकी जो पहचान है, इनकी पहचान हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो 11 खंड हैं, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण हो, जैसी की प्रेम कविता हो, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हो, मुगल दरबार हो, आदि आदि करते हुए महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान तक जब आते हैं, इसमें कालों का जिक्र नहीं है। केवल चारण काल को चिन्हित इन्होंने किया है बाद में। तो आप कह सकते हैं कि एक कोशिश है, एक प्राथमिक कोशिश है, लेकिन यह कोशिश ऐसा नहीं है कि हम लोग कह सकते हैं कि समेकित रूप से हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा गया है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं मिस्र गद्य।
और मिश्र बंधु ने 5000 कवियों का संग्रह किया। काफी मेहनत इन्होंने की थी, जाहिर है। और इन्होंने कोशिश की कि ये प्रारंभिक काल में इन्होंने 700 से 1343 विक्रम तक का जिक्र किया। बस देखिएगा कि प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अंकित काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल इन्होंने किया। और शायद इनको ये पहचान हो गई थी कि बौद्धों का जो साहित्य है, अपभ्रंश में जो साहित्य लिखा गया है, वह साहित्य इसके अंदर आ सकता है। लेकिन बिना वैज्ञानिक ढंग से समझे हुए इस साहित्य को इन्होंने प्रारंभिक काल को भी 2 हिस्सों में, माध्यमिक काल को भी 2 हिस्सों में, और फिर जिसको हम लोग रीति काल कहते हैं उसको अंकित काल कहा, उसको भी 2 हिस्सों में बांटा। फिर परिवर्तन का एक काल सामने आया, वर्तमान काल। तो एक जो वैज्ञानिक ढंग से, वस्तुपरक ढंग से जो विवेचन विश्लेषण होना चाहिए था, हिंदी साहित्य में प्रवृत्तियों का जो बदलाव हो रहा था उसकी पहचान होनी थी, वह पहचान इनके पास नहीं थी। और इसी वजह से उन्होंने कालखंडों में जो बांटा, तो वह एक बेतरतीब ढंग से उन्होंने बांटा है। और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिक कोशिश है, बेहतर कोशिश है, लेकिन यह कोशिश जो है बहुत अधूरी है। इसके बाद आचार्य शुक्ल आते हैं। आचार्य शुक्ल की एक खासियत थी कि उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य की चित्तवृत्तियों में आ रहे बदलाव की पहचान की। तो इतिहास की एक धारणा उनकी एक पुष्ट धारणा थी, और इस धारणा के अनुरूप उन्होंने हिंदी साहित्य को विभिन्न कालखंडों में बांटा। बहुत बेहतर काम किया। लेकिन गड़बड़ियां क्या थी? गड़बड़ियां ये थी कि जो शुरुआती काल इन्होंने किए, वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल को इन्होंने 1050 से 1375 संवत मिलाया। संवत और ईस्वी में थोड़ा सा फर्क है, बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है, जानने में दिक्कत होती है। 56 वर्ष का अंतर है। अगर संवत में आप 56 वर्ष घटा देंगे तो वह ईस्वी हो जाएगा। तो वह देखिएगा कि ये 10वीं शताब्दी के आसपास ये बात आती है। 10वीं शताब्दी के पूर्व का जो साहित्य है, चाहे वो बौद्धों का साहित्य हो, जैनियों का साहित्य हो, रामचंद्र शुक्ल ने माना कि एक सांप्रदायिक साहित्य है, एक संप्रदाय विशेष के द्वारा लिखा गया साहित्य है, और इसलिए इसको हिंदी साहित्य में शामिल नहीं करना चाहिए। यह जो गड़बड़ी हो गई, यह जो पहचान, उनकी जो पहचान थी अपने तरीके से, इस पहचान की वजह से उन्होंने राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया था, वीरता संबंधी जो साहित्य था, उसको तो शामिल किया, लेकिन बौद्धों और जैनियों के साहित्य को इन्होंने छांट दिया। आप देखिएगा कि उस दौर में या तो साहित्य मिलता है विक्रमशिला महाविहार जो बिहार में है, उसमें मिलता है, मिथिला के जो विद्यापति हैं वहाँ उपलब्ध होता है, या फिर राजस्थान में उपलब्ध होता है। पूरा हिंदी प्रदेश खाली खाली सा है, और ये 2-3 जगह ही को किताबें मिलती हैं और कविताएं मिलती हैं। उस आधार पर हम लोग विवेचन विश्लेषण करते हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे तो बहुत सामग्री भी बहुत कम थी। उस सामग्री के कारण भी शायद पहचानने में इनको दिक्कत हुई। तो वीर गाथा काल रखा, और वीर गाथा काल में बौद्धों के साहित्य को जो अपभ्रंश में लिखा गया था उसको छांट दिया, जैनियों के साहित्य को छांट दिया। इसलिए यह जो काल का नाम है ये अधूरा लगता है, और इस वजह से यह जो पहचान है, साहित्य की जो पहचान है, एक अधूरी पहचान लगती है। उसके बाद जो इन्होंने नाम रखा वह भक्ति काल का जिक्र किया, और सचमुच में भक्ति साहित्य संबंधी जो इनकी पहचान थी वो जबरदस्त थी। यह पहचान हम इनसे असहमत हो सकते हैं कि वो ये कहते थे कि हिंदुओं के सामने गर्व और गौरव के लायक कुछ बच नहीं गया था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और इनके सामने जो धार्मिक चीज़ें थी उसकी बेइज्जती की जा रही थी। तो इसकी वजह से कवियों के पास कोई उपाय नहीं था, वो देवताओं की आराधना में लग गए, लौकिक सत्ता की आराधना में लग गए, क्योंकि सांसारिक चीज़ें बहुत बर्बाद हो रही थी। इस कारण से ये उस दिशा में बदले। और ये जो पहचान है, डिबेट कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में डिबेट किया ही कि नहीं, ये नकारात्मक साहित्य नहीं है, ये भक्ति काल का साहित्य, ये सकारात्मक साहित्य है।
ये डिबेट हम लोग बाद में और भी स्पष्ट करेंगे। लेकिन यह पहचान हुई है, बदलाव की जो पहचान थी वो सचमुच में चित्तवृत्तियों की जो पहचान, बदलाव हो रहा था, इसकी पहचान जबरदस्त थी। तो भक्ति काल नाम बहुत हद तक सही लगता है। उसके बाद रीति काल का समय आता है। 1700 से 1900 के बीच का जो साहित्य है वह साहित्य इन्होंने रीति काल के अंदर रखा है। रीति ग्रंथों की भरमार हो गई। कवि, पहले भक्ति काल का कवि देखिएगा कि वो जनता के पास कवि हुआ करता था, किसी राजा के दरबार में नहीं था, चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, जायसी हो, ये सब लोग राजा के दरबार में नहीं थे। तो जाहिर है कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से ये कविताएं लिखी और बहुत जबरदस्त कविताएं लिखी। उसके बाद कवि की का जो दिमाग है वो बदल जाता है। कवि राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनके दरबार में पहुंचते ही उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है और कविताएं जो लिखते हैं वो कविताओं में कहीं श्रृंगार है, कहीं वीरता का है और लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविताएं लिखी जा रही थी। तो वह जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रवृत्तियां मौजूद नहीं होती हैं। और यह जो पहचान है रामचंद्र शुक्ल जी का वो बहुत सही पहचान है और इसका नाम रीतिकाल उन्होंने दिया है। उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से लेकर 1980 संवत तक इन्होंने ये किया है। रामचंद्र शुक्ल की किताब 1929 में आ गई थी। उसके पूर्व जो आधुनिक काल था, उस आधुनिक काल में जो आप देखिएगा कि जैसे भारतेंदु आते हैं तो भारतेंदु के आने के बाद साहित्य में एक बदलाव होता है। इस बदलाव की पहचान भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही थी और इस वजह से एक हद तक आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल का भी जो नाम है वो नाम सही था। और इस काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है कि गद्य काल जबरदस्त ढंग से गद्यों में लेखन जो है वो काफी बढ़ गया था और इस वजह से इनकी पहचान जो आधुनिक काल के रूप में बहुत सही लगता है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेकर और इनमें फिर वह जो पहचान थी जो छूट गया था हिस्सा, बौद्धों का जो साहित्य छूट गया था, जैनियों का जो साहित्य छूट गया था, उस साहित्य को इन्होंने शामिल किया और उस शामिल साहित्य को दो भागों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक संधि काल का 750 से लेकर 1000 विक्रम तक और फिर दूसरा हिस्सा चारण काल के रूप में रखा, संधि काल और चारण काल। संधि काल में बौद्धों का साहित्य था, जैनियों का साहित्य था और चारण काल में वीरता संबंधी जो कविताएं थी वो मौजूद थी। और ये जो बदलाव था, बदलाव की जो पहचान थी, उन्होंने पहचान करने की कोशिश की संधि काल, चारण काल के द्वारा। और शेष जितने काल थे, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, वो पूर्व की में जो रामचंद्र शुक्ल ने जो काम किया था उस आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। उन्होंने पूर्व की तमाम चीज़ों को खारिज किया और ये कहा कि अपभ्रंश का जो साहित्य है, बौद्धों का जो साहित्य है, जैनियों का जो साहित्य है वो आदिकाल का हिस्सा नहीं है। और इस पहचान के आधार पर उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल और आधुनिक काल। इसमें आदिकाल में जो गड़बड़ियां थी वो साहित्य की पहचान को लेकर, उस पहचान की वजह से 1184 से 1350 ईस्वी तक की बात वो करते हैं। और ये बात भी क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, यह चिन्ह जो है आदिकाल में बहुत हद तक स्पष्ट नहीं होता है। और फिर पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल के नाम से था उसको उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, जो रीति काल के नाम पर था उत्तर मध्यकाल कहा और फिर 1857 के बाद जो साहित्य था उसको इन्होंने आधुनिक काल कहा। उसके बाद बच्चन सिंह की एक किताब आती है, वो आधुनिक साहित्य के ज्ञाता थे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था। और वे मूलतया जो आधुनिक काल था उसमें जो चित्तवृत्तियों में बदलाव आ रहा था, साहित्यकारों में जो बदलाव आ रहा था, उनकी 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 अनुभूतियों में, उनकी संवेदनाओं में जो बदलाव आ रहा था उसकी पहचान करने की कोशिश की। तो पहला काल इन्होंने पुनर्जागरण काल माना, आधुनिक काल को ये बांटा। 1857 से 1900 तक जो काल था वो पुनर्जागरण का काल इन्होंने माना कि समाज जागृत हो रहा था। भारतीय समाज का दिमाग, हिंदी समाज का जो दिमाग था
वो बदल रहा था। तो 1857 में आप जानते हैं कि गदर हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, स्वाधीनता का प्रथम संग्राम भी हुआ था और लोग बदल रहे थे। तो इस बदलाव को उन्होंने चिन्हित किया, उनको पुनर्जागरण काल रखा। उसके बाद जो काल है 1900 से 1920 का, जिसको हम लोग द्विवेदी युग भी कहते हैं, जिसको उन्होंने पूर्व स्वतंत्रतावाद काल माना। कवियों का दिमाग स्वतंत्र होने लगा, देशभक्ति संबंधी जो कविताएं थी और समाज में जो बदलाव आ रहा था, इसको चिन्हित इन्होंने किया पूर्व स्वतंत्रतावाद काल के नाम से। फिर स्वतंत्रतावाद काल, जिसको हम लोग छायावाद के नाम से जानते हैं, 1920 से 1940 तक को माना। और उसके बाद छायावाद के बाद जो काल आता है, इनके मन में जो नाम था वो उत्तर स्वतंत्रतावाद काल था, 1940 ईस्वी से जो अब तक है, इन्होंने ये माना है। और अंत में आता है डॉक्टर नगेल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन में है, और इसमें जो काल विभाजन है वो ज़्यादा संतुलित लगता है और सही लगता है। इन्होंने आदिकाल के नाम से पहला काल इन्होंने चिन्हित किया है, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। मुझे लगता है कि यह जो चिन्हित करना है वो सही है कि 7वीं सदी में बौद्धों का साहित्य है, जैनियों का साहित्य है, वहाँ से प्रारंभ होता है। जो बदलाव के चिन्ह हैं वो उसकी पहचान हो जाती है, और 14वीं सदी के मध्य तक जो जो चीज़ें हैं वो एक तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये पहचान उनको हो गई थी और आदिकाल के नाम से सही है। और फिर भक्ति काल आता है। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है, और यह पहचान इसलिए है कि चित्तवृत्तियाँ बदल रही थी, परिस्थितियाँ बदल रही थी, और इसके आधार पर कवि लेखक की जो रचनाएं थी, रचनाओं में जो अभिव्यक्ति हो रही थी संवेदनाओं की, अनुभूतियों की, उसमें बदलाव दिख रहे थे। और यह जो पहचान है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, ये सही पहचान है और भक्ति काल नाम चर्चित हो गया है, अब इसको हटाना संभव नहीं है और मुझे लगता है कि ये सही है। उसके बाद रीतिकाल के नाम से आता है, रीति ग्रंथों का प्रवाह इस वक्त हो जाता है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। कवि लोग जनता के बीच से उठकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं, और राजा के दरबार की जो कविताएं होती हैं वो कविताएं चलने लगती हैं। श्रृंगार की कविताएं हैं, लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविताएं लिखी जा रही थी। तो ये पहचान रीतिकाल के नाम से सही है। और उसके बाद आधुनिक काल आता है, काफ़ी बड़ा काल है, कई विस्तार से का काल है। और इस काल में ये वो आधुनिकता इस बात की है कि जो अलौकिक सत्ता थी, अलौकिक सत्ता केंद्र में थी भक्ति काल की भी और रीति काल की, यह सत्ता टूटती है और समाज के पास, जनता के पास रचनाएं जाने लगती हैं। तो ये जो पहचान है आधुनिक काल में, ये पहचान हो गई थी। और आधुनिक काल को भी कई हिस्सों में उन्होंने बांटा। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 में रखा, जनता जागृत हो रही थी। 1857 में गदर हो चुका था, और गदर की वजह से जो जनता के अंदर जो बदलाव थे उसको चिन्हित इन्होंने किया। इस काल को हम लोग भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं कि भारतेंदु नेता थे कवियों के, लेखकों के, और इनके माध्यम से जो कार्य हो रहे थे, तो ये बदलाव दिख रहा था। उसके बाद जागरण सुधार काल आता है, जिसको हम लोग द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, 1900 से 1918 तक। इसमें जागरण भी हो रहा था, सुधार भी हो रहा था। द्विवेदी युग चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सुधार शुरू हुआ था, परिष्कार शुरू हुआ था, राष्ट्रता संबंधी भी कविताएं हैं, तो जागरण सुधार काल के नाम से। उसके बाद छायावाद आता है। छायावाद 1918 से 1938 तक का है, और छायावाद में की जो प्रवृत्तियां हैं, जो बदलाव हुए थे, इस बदलाव को चिन्हित किया गया। 1938 में बहुत कुछ बदल जाता है। उस बदलाव में हम देखते हैं कुछ प्रगति संबंधी कविताएं हैं, हालावाद की कविताएं हैं, प्रयोगवाद की कविताएं हैं, नई कविताएं उसके बाद आती हैं। तो उस काल का इन्होंने नाम प्रगति प्रयोग काल रखा है, 1938 से 53 तक। और फिर नवलेखन का काल आता है 1953 से अब तक, जिसमें कई तरह की बातें हैं। कविता का दौर आता है, उसमें जो बदलाव का जो चिन्ह है वो नवलेखन में है।
और इस तरह से हम काले विभाजन को समेकित रूप से देख सकते हैं। अधूरापन तो रहता ही है। आप शक को काले विभाजित करते हुए जो प्रवृत्तियों की जो पहचान होती है, उसमें जो कमियाँ होती है इतिहासकारों में, इसकी वजह से वो कमी नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि काले विभाजन को इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें जो इसको सुनते हुए आपके मन में जो सवाल होगा, जो प्रश्न होगा, आपकी जो टिप्पणी होगी, उसके आधार पर हम लोग बाद में उस पे कार्य करेंगे। और एक जो साहित्य का इतिहास हम लोगों ने पूर्व में किया था, उस इतिहास का जो दर्शन था, उसके आलोक में देखिए प्रवृत्तियों में जो बदलाव होता है, वो बदलाव आपको महसूस होगा। धन्यवाद।